वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत की सज़ा सुनाते हुए नाअहल किया। वज़ीर-ए-आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई गई। सरदार तनवीर इलियास किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अदलिया से मुतल्लिक बयान पर वज़ाहत के लिए तलब कर रखा था। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को चैम्बर्स में पेश की जाएगी। अदालत उस्मा ने हुकूमत को पंजाब इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड मुहैया करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर अदालत ने मुनासिब हुक्म जारी करने का इंदिया दे रखा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जस्टिस फाइज ईसा की 3 रोज में दूसरी बार मुलाकात। दोनों मुअज़्ज़िज़ जज के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में काफी देर तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुशावरत से जारी हुआ। दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उस्मा को ही हासिल है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। एडवोकेट मोहम्मद शाफिया मुनीर की जानिब से दायर दरख्वास्त में सदा वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठाए 1 साल मुकम्मल हो गया। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल, कहा पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया है। इमरान खान की बिछाई गई मुआशी बारूदी सुरंगों और आलमी तेल और ग़ज़ाई अजनास की सप्लाई लाइन में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। इमरान खान आज भी अपनी रिश्तेदारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कायम करना चाहेगा। इमरान खान फौज के साथ हैं या मुखालिफ, इनका बयान से कोई समझ नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कालादम टीटीपी आज भी पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। टीटीपी रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान हुकूमत की हिकमत अमली थी और इसे एस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल थी। अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है। काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुला कर अहल कर दे। आईनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली अब नोश्ता दीवार है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाही की पाकिस्तान नशियात अमरीकी बिजनेस में ताहिर जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होगी, फंड्स जारी न करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुश्किल घड़ी में सुरखरू होंगे। कौम इनके साथ है। इमरान खान की कॉल का इंतजार, अवाम सड़कों पर आने को तैयार है।
मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। जो सरदार तनवीर इलियास के साथ हुआ वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। सरदार तनवीर अपने खिलाफ फैसले को चैलेंज करेंगे और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर करारदाद पर 8 अरकान के दस्तखत जाली हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कर रहे हैं। अदलिया आइन से इनहराफ ना होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। कहा, हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया। अवाम की ख्वाहिशों और उनके वोट के हक का खून हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई। आइन और कानून को ना थामा गया तो ये ना हो सब हाथ मलते रह जाएं। जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला इल्मी मईशत का मरकज़ है जो दिफाई पैदावार में खुद इन्हासारी हासिल करने और कौमी बरामदात और मईशत में हिस्सा डालने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के लिए फराहम करदा टेक्नो APC रिमोट वेपन सिस्टम्स और देसी साख्ता 155 mm आर्टिलरी गन बैरल की तैयारी और अपग्रेडेशन का मुशाहिदा किया। एहलकारों की सलाहियतों पर अपने मुकम्मल इत्तमाद का इजहार किया। म्यांमार में फौजी हुकूमत की सियासी रहनुमाओं पर चढ़ाई। फिजाई हमलों में 50 से जायद अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक म्यांमार की फौज के लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने यंगून के मुजाफाती इलाके पर बमबारी की। और पाकिस्तान बामुकाबला कीवीज T20 और वनडे सीरीज के लिए मेहमान टीम पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लैदम करेंगे। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी उसी रोज होगी। पाक और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 14 अप्रैल को खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया। सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया कि वजीर आजम तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हुए। अदालत ने नए वजीर आजम के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कबल अजीज वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर मुआफी भी मांगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर को तकरीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट ने तलब किया था। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकारीर के क्लिप चलाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अदालत में कहा कि मेरे किसी अल्फाज से जजेस की दिल आज़ारी हुई तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। फुल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करने का फैसला सुनाया। सरदार तनवीर इलियास किसी भी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम तौहीन अदालत के भी मर्तकब हुए। अदालत ने वजीर आजम के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस करतेजी से। जी उमर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट ने नाअहल कर दिया। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सरदार तनवीर इलियास की जानब से नाअहली का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की इस आज़ाद कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसमें नाअहली के बाद अब आज़ाद कश्मीर की काबीना भी खत्म हो चुकी है। सरदार तनवीर इलियास के तर्जुमान ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हमने ऐलान किया है। और तर्जुमान ने ये भी कहा कि साबिक जो वज़ीर हुकूमत है ख्वाजा फारूक, वज़ीर जो कानून है फ़हीम रब्बानी और ख्वाजा मकबूल बार एडवोकेट थे, इस सिलसिले में मुशावरत की जा रही है। इससे कबल के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को आज तौहीन अदालत में सजा सुनाई गई थी और उनको इलेक्शन कमीशन की जानब से भी डिनोटिफाई कर दिया गया, डिसीट कर दिया गया। तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में जो सजा सुनाई गई थी उसके बाद अब तनवीर इलियास क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नहीं रहे, तमाम अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील होनी है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या तनवीर इलियास के लिए माफी का कोई रास्ता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की मोहलत दिया सरदार तनवीर इलियास को कि आप अपना माफी नामा लिख के दें। अदालत ने जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी लिख दिया था। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया और तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकियां में जो लहजा है वो इख्तियार करने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब कर रखा था, जिस पर आज हाई कोर्ट में वो पेश हुए और उनको ये सजा सुनाई गई। बहरहाल सरदार तनवीर इलियास गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल मुतनाज़ा चले जा रहे थे और उनके खिलाफ कई बार तहरीक अहमियत पेश करने की भी बातें चलती रही, लेकिन आज हाई कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया। जी ठीक है उमर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए जा सके। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सफ़ा पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने सरबे बहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई है। रिपोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भिजवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 अहलकार दे सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी अहलकारों की कमी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का कहा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जस्टिस फाइज ईसा की 3 रोज के दौरान दूसरी बार मुलाकात। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात अफ्तारी से कुछ देर कबल हुई। दोनों मुअज़्ज़िज़ जजेस के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में काफी देर तक जारी रही। ज़राए ने मजीद बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजाहती बयान भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुशावरत से जारी हुआ। दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अहम अमूर पर तफसीली बातचीत की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। PTI रहनुमा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में रट दायर कर दिया। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त इतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। PTI ने अपनी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इतराज़ात के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला करते हुए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट से दाद रसी न होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर KPK ने इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी है। गवर्नर ने पहले 28 मई को तारीख का ऐलान किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे नोटिफाई नहीं किया। गवर्नर की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख गैर कानूनी और गैर आईनी है। दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद का पाबंद है। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी और सूबाई हुकूमत, गवर्नर KP और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। अदालती असलाहत से मुतल्लिक यह बिल गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। बिल पर सदर के दस्तखत के बाद नया कानून बनने की सूरत में चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा और 3 सीनियर तरीन जजेस अज खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला कर सकेंगे। सदर आरिफ अलवी ने अदालती असलाहत से मुतल्लिक ये बिल 3 रोज कबल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया था। सदर का कहना था कि पार्लियामेंट इस बिल पर असर नो गौर करे। मसूदा बिल बादिल नजर में पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल सदर के इतराज़ात के साथ पार्लियामेंट को वापस मौसूल हुआ, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा मंजूर किए जाने के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाए 1 साल हो गया। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का साल रहा है। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई ने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया है। जियो स्ट्रेटेजिक दुश्मनियां, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और सैलाब महंगाई के अहम अवामिल हैं। जब इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल को बढ़ाया, टारगेटेड सब्सिडी फराहम की। PDM हुकूमत पाकिस्तान को फैटअप ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हुई। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इमरान खान की बिछाई गई मुआशी बारूदी सुरंगों और आलमी तेल और ग़ज़ाई अजनास की सप्लाई लाइन में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। दिवालिया होने के तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। मुल्की मईशत को बहाल करने के लिए हुकूमत मुज़लका खेज कोशिशें कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कलदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी और इस आबादकारी को इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद के काबुल में हुक्मरान तालिबान रहनुमाओं से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अफगान तालिबान हुक्काम पाकिस्तान पर हमलों में अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने में कामयाब नहीं हुए। कलदम TTP आज भी पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। DGISI के हमरा अफगानिस्तान के 1 माह पहले दौरे में ये मामला ज़ेर बहस आया था और तालिबान ने इस मसले से निपटने के अज़म का इजहार किया था। तालिबान का कहना था कि वो अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान और कलदम TTP फासला चाहते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि इमरान खान अपने पूरे सियासी कैरियर में इशारा देते रहे कि वो तालिबान के नजरियाती तौर पर हामी है। कलदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और इनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी और इस आबादकारी को इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लेकिन कलदम TTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हों। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने की बजाय मामले पार्लियामेंट भेजने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल करते। उन्होंने कहा कि इमरान खान 25 मई को अल्टीमेटम ना देता तो हम असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर चुके थे। नवाज शरीफ का फैसला था कि हुकूमत छोड़े इलेक्शन में जाएं। वजीर दाखिला का कहना था कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब से नवाज शरीफ ईद के बाद वापस लंदन जाएंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्तदा है अदालत उज़्मा अपने मामलात शफाफियत से चलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कानून का जो मयार मुस्लिम लीग नून के लिए सेट किया गया था वही मयार पिछली हुकूमत से मुंसलिक अफराद के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इस्तदा है कि अदालत उज़्मा अपने मामलात शफाफियत से चलाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का फैसला है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि चारों जजेस के फैसले भी मौजूद हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तो अपने फैसले में यहाँ तक कह दिया कि उन्हें काली कबाएं पहनने सियासतदान कबूल नहीं है। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज लाही का कहना है कि आईनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली अब नोश्ता दीवार है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाही ने पाकिस्तान नशियात अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद से मुलाकात के दौरान कहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए गैर आईनी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी जमहूरियत की नफी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई। फंड्स जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। पीडीएम का टोला आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। तारीख इनसे हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट और आइन साथ खड़े हैं। पीडीएम अदारों को लड़ाने की साजिश में नाकाम होगी। परवेज इलाही ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मुश्किल घड़ी में सुरखरू होंगे। कौम उनके साथ है। नवाज शरीफ इंतकामी सियासत कर रहे हैं। उनका मकसद इमरान खान से बदला लेना है। नवाज शरीफ कभी इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान की कॉल का इंतजार है। अवाम आइन और अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आने को तैयार बैठे हैं। इलेक्शन के लिए फंड्स पार्लियामेंट को नहीं वजीर आज़म और वजीर खजाना ने जारी करने हैं। पार्लियामेंट अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पीडीएम का कैंप ऑफिस बन चुकी है। सदर पीटीआई ने यह भी कहा कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ जाएंगे। आइन की 50वीं सालगिरह के नाम पर पार्लियामेंट में एक ग्रैंड सियासी ड्रामा रचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की मौजूदगी में अदलिया की तज़हीक की गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने नोट में तस्लीम कर चुके हैं कि 90 रोज में इलेक्शन पर मोअज़्ज़िज़ जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि सरदार तनवीर इलियास के साथ जो हुआ वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सरदार तनवीर अपने खिलाफ फैसले को चैलेंज करेंगे और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए। फवाद चौधरी ने ये चुटकला भी छोड़ दिया कि मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि इनका इस्तीफा ही तमाम बहरानों का हल है। शहबाज हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वैसे भी शहबाज शरीफ चंद दिन के मेहमान है क्योंकि मरीम नवाज ने इनकी नाअहली को पूरा बंदोबस्त कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल बड़ी बेशर्मी का 1 साल है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो शर्म से इस 1 साल का जिक्र ही ना करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर करारदाद पर 8 इरकान के दस्तखत जाली है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर होने वाली करारदाद पर 42 अफराद ने दस्तखत किए जिनमें से 8 जाली हैं।
उन्होंने कहा कि जाली दस्तखत करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि असम्बली सेक्रेटरी और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साबित करें कि दस्तखत असली हैं, वरना इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। उनका कहना था कि करारदाद पर दस्तखत करने वाले दीगर 34 अरकान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने उनको नाअहल कराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अदालत आइन से इनहराफ न होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात होते हैं तो शुरुआत हुकूमत करती है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का मजीद कहना था कि सबकी जिम्मेदारी है कि बहरान से निकलने के लिए मुआवनत करें। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया है। अवाम की ख्वाहिशों और इनके वोट के हक का खून हो रहा है। ट्विटर पर पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई है। आइन और कानून को ना थामा गया तो ये ना हो, सब हाथ मलते रह जाए। इनका कहना था कि सारे हथकंडे चोरों के टोले को अवाम पर मुसलत रखने के लिए किए जा रहे हैं। आवाम की उमंगों को कुचला जा रहा है। इलेक्शन रोकने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भागने के लिए 10 रोज में काबीना के रिकॉर्ड 10 इजलास हुए हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। अवाम वोट के जरिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आज इंशाल्लाह अपने वतन वापस आ जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात अंदलीब अब्बास ने कहा है कि अता तारड़ को घटिया इल्जाम तराशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अंदलीब अब्बास ने कहा कि अता तारड़ खुद सबसे बड़ा घटिया आदमी है। अता तारड़ का काम कौम से सुबह शाम झूठ बोलना है। नवाज शरीफ टोला इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। अंदलीब अब्बास का मजीद कहना था कि अता तारड़ इमरान खान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। गलत बयानी करने के पर नवाज शरीफ के गुलाम दरबारियों को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात दे रही है। गवर्नर सिंध और हम एक पेज पर हैं। इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल हल करेंगे। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की जाएगी। कल पाकिस्तान की तारीख में आइन को मुकद्दस समझने वालों का दिन था। पार्लियामेंट मुकद्दस अदारा जो आइन बनाता है, वहाँ काजी फायजीसा आए जो एजाज था। रजीम इनाम और शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बदतमीजी का तूफान भारत और इसराइल के कहने पर बर्पा किया जा रहा है। जस्टिस साहिब के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। उनकी आंखें इस वक्त बंद थी जब जस्टिस साकिब निसार पीटीआई के दफातर में जाते थे। साकिब निसार से उनके वज़रा घर जाकर मिलते थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि साकिब निसार ने कनाडा अमेरिका में लोगों से घरों में मुलाकातें की। उन्होंने डैम तमीर फंड में करप्शन की। मेरे पास सबूत नहीं है। उनको इख्तियार था पर उन्होंने गैर आइनी काम किए। सदर मुमलिकत ने गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इमरान खान की वकला से सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाज़ क्या है।
पैसा ज़ाया होता है। आजकल तहरीक इंसाफ के केसेस की वजह से बहुत मसरूफियात हैं। केसेस की भरमार के बायस वकला को तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। गुज़िश्ता समात पर वकला की जानिब से हड़ताल भी थी। इमरान खान के दूसरे वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। पाक फौज के शोबाए तालुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गुज़िश्ता रात बन्नू के इलाके नोरार में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके दौरान 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR का मजीद कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत और ईद पर सफर करने वालों के रश के पेश नजर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से 18 अप्रैल को 2:45 पर पेशावर रवाना होगी। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल सुबह 10 बजे चलेगी। इस तरह कराची से लाहौर के लिए तीसरी ट्रेन 19 अप्रैल को रात 6:45 बजे रवाना होगी। रावलपिंडी से कोयटा के लिए 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के मुताबिक आखिरी ईद स्पेशल 27 अप्रैल को लाहौर से 11 बजे दिन कराची जाएगी। इसके अलावा मुसाफिरों के रश के बायस पहले से चलने वाली ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस भी लगाई जाएंगी। हुकाम ने वर्कशॉप्स डिवीजन को स्पेशल ट्रेनों के लिए इजाफी बोगियां फराहम करने की हिदायत कर दी है। और अब बात करें ईद की छुट्टियों की। ईद के लिए 4 से 5 छुट्टियां देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म हाउस को दी जाएगी। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म अगले हफ्ते करेंगे। अगर ईद जुम्मतुल मुबारक को हुई तो 20 से 23 अप्रैल तक छुट्टियां होने का इम्कान है, जबकि हफ्ता 22 अप्रैल को ईद होने की सूरत में 20 से 24 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान हो सकता है। काबीना डिवीजन वज़ीर आज़म की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। महकमा सेहत PHFMC लाहौर में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। सेक्रेटरी हेल्थ और CEO PHFMC डॉक्टर आसिम अल्ताफ ने नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत PHFMC लाहौर में करोड़ों रुपए की करप्शन के इंकशाफ सेक्रेटरी हेल्थ और CEO PHFMC डॉक्टर आसिम अल्ताफ ने नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC बदर आलम जान को OSD बना दिया। टेंडर के बगैर करोड़ों रुपए का लेबोरेटरी, डेंटल और जनरल स्टोर का सामान खरीदा जा रहा है। PHFMC में अमले ने जाती दोस्तों और अजीजों के नाम कंपनियां रजिस्टर करवा रखी हैं। कोई दूसरी कंपनी जितना मर्जी कम रेट ऑफर कर दे, इससे सामान नहीं लिया जाता। इस सिलसिले में आगा ट्रेडिंग लाहौर के मैनेजर ने प्रेस क्लब लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माह दिसंबर 2022 में PHFMC लाहौर का बजरिया इश्तिहार टेंडर जारी किया गया, जिसमें लेबोरेटरी, एक्सरे और डेंटल आइटम्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट की बोली मांगी गई, जो कि टेक्निकल खुलने के तकरीबन 2.5 माह के बाद फाइनेंशियल खोली गई। टेंडर खोलने के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर ने तमाम रिकॉर्ड्स की तस्वीर बनाई और इसमें मुशाहिदा किया आगा ट्रेडिंग एजेंसी कामयाब हो चुकी है और इनकी जाती कंपनियों को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर बदर आलम जान डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर ने आगा ट्रेडिंग को टेंडर अवार्ड होने से रुकवा दिया और सामान फिर अपनी जाती कंपनियों से खरीदना शुरू कर दिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। आगा ट्रेडिंग एजेंसी के मैनेजर ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, पिछले साल भी आगा ट्रेडिंग कंपनी ने टेंडर जीता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के स्टोर कीपर ने अपनी जाती कंपनियों से अस्पतालों में सामान मुहैया करवा दिया ताकि आगा ट्रेडिंग एजेंसी को नजरअंदाज किया जा सके। इसकी वजह से पूरे साल में बहुत कम ऑर्डर बने और कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। और जैसे ही फाइनेंशियल साल मुकम्मल हुआ, आगाज ट्रेडिंग ने नए रेट के मुताबिक बहुत अच्छे रेट्स ऑफर किए, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया और अपने अजीजों की कंपनियों से करोड़ों का सामान खरीदते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि PHFMC लाहौर में एक माफिया बैठा हुआ है कि कोई दूसरी कंपनी इस तरह मर्जी कम रेट ऑफर कर दे, इससे सामान नहीं लिया जाता और अगर कोई अस्पताल कम रेट होने की वजह से सामान खरीद ले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इसकी पेमेंट रोक ली जाती है और जब भी कोई सप्लायर PHFMC के अस्पतालों में जाता है तो मुतलका स्टोर कीपर यही कहते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का स्टोर कीपर सामान मुहैया करवाता है, हम खुद से कोई सामान नहीं खरीदते। साल 2020 में भी
قلعہ لشمن سنگھ ڈسپنسری کے لیے فرنیچر کا سامان کے لیے بذریعہ اشتہار ٹینڈر کیا. اس میں کم سے کم ترین ہونے کی وجہ سے ہیڈ آفس سے ایوارڈ کیا گیا کہ بعد درج شدہ تفصیل کے مطابق سامان مہیا کر دیا. سامان مہیا کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ آفس نے اسٹور کیپر نے کال کرنا شروع کر دی کہ آپ کے سامان کی ٹیکنیکل ایویلیویشن کرنی ہے, آپ آ کر ہم سے ملیں. جب تک ٹیکنیکلی تفصیلات ہیڈ آفس کی جانب سے منظور ہو چکی تھیں, متعلقہ اسٹور کیپر سے ملاقات نہ کرنے کی وجہ سے ہماری پیمنٹ روک لی گئی ہے, جو کہ ابھی تک نہیں ملی. جس سلسلے میں کمپنی نے سابق سی ای او پی ایچ ایف ایم سی نسیم صادق سے رابطہ کیا, جنہوں نے معاملے کی مکمل انکوائری کروائی, جس میں ڈسٹرکٹ مینیجر لاہور بدر عالم جان قصوروار ٹھہرا اور نہ صرف بدر عالم جان کا تبادلہ کیا بلکہ کیس کو اینٹی کرپشن میں دے دیا, جو کہ ابھی زیر سماعت ہے. اور نسیم صادق کے لیے ریزائن کرنے کے فوراً بعد بدر عالم لاہور تبادلہ کروا کر واپس آ گئے. آگا ٹریڈنگ ایجنسی نے انصاف کے حصول کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب, سیکرٹری پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ, سی ای او پی ایچ ایف ایم سی اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کو درخواست. نگران صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر آمد. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے صوبائی وزیر کو ایل ڈی اے کی ورکنگ اور مختلف شعبوں پر بریفنگ دی. صوبائی وزیر نے کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کے ہمراہ ایل ڈی اے 1 ونڈو سیل کا دورہ کیا. ایل ڈی اے افسران سے تعارفی میٹنگ کی. صوبائی وزیر نے ایل ڈی اے میں آنے والے شہریوں کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی. اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ صالح سعید, ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر, ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ, ایڈیشنل ڈی جی کچی آبادی اینڈ ایجوکیشن, چیف میٹروپولیٹن, چیف ٹاؤن پلانر اور چیف انجینئر نے شرکت کی. اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ادارہ بحالی معذوروں کے زیر اہتمام تقریب عید گفٹ پروگرام کی صدارت پی ایس آر ڈی کے بانی محمد سعید شمسی نے کی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا, جس کے بعد بچوں کی طرف سے ورائٹی پروگرام پیش کیا گیا. تقریب میں معذور بچوں میں عید تحائف تقسیم. اس موقع پر محمد سعید شمسی اور دیگر کی کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو. انہوں نے کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, پچھلے 62 سال سے ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اور یہ اسکول جو ہے, یہ جب ہم نے شروع کیا اس وقت تو چھوٹی کلاسز سے شروع کیا, پھر بچے بڑھتے گئے اور اس کے بعد میٹرک کے بعد جو بچے باہر نکلے اور زندگی میں شامل ہوئے, اپنے کاروبار زندگی میں جو کچھ سیکھا یہاں اس سے, ان کا یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں احسان ہے ہمارے سب پہ, سب سوسائٹی کے اوپر, کہ وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہر سال وہ آتے ہیں اور اولڈ اسٹوڈنٹس اور اپنی طرف سے یہاں پر ان بچوں کو, جو اسکول کے بچے ہیں, ان کو انعامات دیتے ہیں. اس سے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا تعلق اپنے الما میٹر کے ساتھ, اپنے اس اسکول کے ساتھ وہ رہتا ہے. پھر ہمیں بھی یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہم ان بچوں کو تو تیار کر رہے ہیں, ان کو کس نہج پہ تیار کریں, کس چیز کے لیے تیار کریں, کس کام کے لیے تیار کریں, کیونکہ دنیا کی ضرورتیں اور لوگوں کی ایکسپرٹیز بدلتی جا رہی ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھنے کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. آج آپ نے دیکھا یہ 29واں گفٹ پروگرام ہے. ہر سال عید پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بچوں میں موٹیویشن ہو جاتی ہے, خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں لوگوں میں بانٹ لیتے ہیں. یہ ہم ہر سال اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں, اور یہ ہمارے جو اس ادارے سے پڑھے ہوئے بچے ہیں زیادہ تر یہ ان کی ایفرٹ ہے, اور وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے لیے یہ عید کے تحائف لاتے ہیں اور ہم سب ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. سلائی مشینیں ہم زیادہ تر یہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو گھر سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتے, ان کے لیے ہم کوئی ایسا مشینز وغیرہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے کچھ اپنی ویل چیئرز بھی دیتے ہیں. اور ویل چیئرز ظاہر ہے ہمارے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس سے ان کو ظاہر ہے کہ گھروں کے لیے استعمال کے لیے, اسکول کے استعمال میں تو ہوتی ہیں ان کے, لیکن گھر کے استعمال کے لیے بھی ہم ان کو دیتے ہیں. جو کہ ہمارا اسکول ہے یہ ادارہ بحالی معذورہ پی ایس آر ڈی ہائی اسکول, تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ معذور افراد کے لیے قابل اعتماد ادارہ ہے. میں نے یہاں پہ جب چھوٹا تھا تو مجھے کافی مشکلات تھی, میں گرتا بہت تھا, چل نہیں سکتا تھا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جب میں نے اس ادارے کے کافی اسکولوں میں پہلے میں نے ایڈمیشن کے لیے پتہ کیا تو مجھے کافی ایڈمیشن نہیں ملا جگہ سے. انہوں نے کہا ہمارے اندر لڑکے جو ہے نا وہ دھکے وغیرہ دیتے ہیں تو گر جاؤ گے آپ, ان بیلنس ہو جاؤ گے, تو اس کی وجہ سے میرے سر پھٹ جاتا تھا. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ یہ ادارے میں جائیں اور یہ بہت آپ کے لیے قابل اعتماد ادارہ ہے. میں نے پھر اس اسکول میں جوائن کیا اور 2011 میں نے اس اسکول کو جوائن کیا تھا.
تب پہلی کلاس میں میں نے جب اسکول میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ دنیا کیا ہوتی ہے. تب مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تب میرے ساتھ ایک میرا جیسا لڑکا تھا, اس کے بھی بازو نہیں تھے, اور مختلف طرح سے میں نے بچے دیکھے کہ ان کے بھی ٹانگیں نہیں ہیں, کئیوں کے مختلف ڈسیبلٹی ہے. تو اس ادارے میں مجھے جہاں تک مجھے جو سپورٹ ملی ہے, میں اس ادارے سے پینٹر بھی بن چکا ہوں اور گرافک ڈیزائنر بھی بن چکا ہوں, اور یہاں تک کہ میں نے اردو انگلش ٹائپنگ بھی اسی اسکول سے سیکھی ہے. الحمدللہ سے اس اسکول کی دعاؤں سے آج میں گورنمنٹ جاب بھی کر رہا ہوں, اور اسی اسکول کی نسبت سے جو کام کر رہا ہوں وہ اسی اسکول سے. صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے نمائندہ خصوصی ڈاکٹر فرقت عالمگیر, سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور اسپیشل سیکرٹری آپریشنز شعیب جہدون نے شرکت کی. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اجلاس کے دوران پرائمری انجیوپلاسٹی کے حوالے سے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ڈرپ اینڈ شپ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض کو ضروری انجیکشن لگا کر ایمبولینس کے ذریعے تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں بھیجا جائے گا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا, تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں پرائمری اینجیوگرافی کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں قریبی بڑے ہسپتالوں میں شفٹ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اسپیکر قومی اسمبلی, پی 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 سینیٹرز, وزرائے مملکت اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کے اعزاز میں بھی افطار ڈنر دیا. چیئرمین پی 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 اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے اسپیکر قومی اسمبلی, پی 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 سینیٹرز, وزرائے مملکت اور وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا. کمر توڑ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. مہنگائی کی شرح 45% کی حد کو پار کر گئی. اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. تمام اشیاء عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی رپورٹ پہ. مہنگائی کی شرح 45% کی حد کو پار کر رہی ہے. پی ڈی ایم حکومت کے ایک سال کے دور میں ریکارڈ توڑ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. جنوری 2022 میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 16.6 ارب ڈالر تھے, جبکہ اب اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہو کر 5 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں. بجلی کے بھاری بلوں کا بوجھ عوام کے کندھوں پر ہے, جبکہ ملک کے قرضوں میں بھی اضافہ روکا نہیں جا سکا. یہ اضافہ ایک سال میں 419 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. امریکی ڈالر کی اڑان 7ویں آسمان تک جا پہنچی ہے. بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. لگژری اشیاء اب عوام کے لیے خواب بن گئی ہیں, جبکہ عام استعمال کی اشیاء بھی عوام کی دسترس سے دور ہو گئی ہیں. مرغے کا گوشت 111 روپے فی کلو, جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2717 روپے تک جا پہنچا ہے. سبزی اور پھلوں کی آسمان سے چھوٹی قیمتوں نے انہیں عوام کی دسترس سے دور کر دیا ہے. اس کی وجہ ان میں 20 سے 40% تک اضافہ ہے. دالیں 100% تک مہنگی ہو گئی ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 سے اب تک اشیاء خورد و نوش 50% مہنگی ہو گئی ہیں. اس مہنگائی پر قابو پانا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. حکومت کی بے حسی اور غیر مؤثر پالیسی کے باعث مہنگائی کا طوفان بے لگام ہو چکا ہے اور انتظامیہ بے بس اور خاموش نظر آتی ہے. پھل, سبزی, مرغی کا گوشت, انڈے, دالیں, چینی, چاول, گھی, غرض ہر چیز کی قیمت حد سے تجاوز کر چکی ہے. سستے بازاروں کے نام پر مہنگے بازار عوام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عوام بے حال نظر آتی ہے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کا فوری حل نکالا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ محمود, کوہ نور نیوز, اسلام آباد. ایس ایس پی لیاقت علی ملک نے عید الفطر کے موقع پر خواتین پولیس افسران میں عیدی اور تحائف تقسیم کیے. سی آئی اے لاہور پولیس میں فرائض انجام دینے والی 30 خواتین میں تحائف تقسیم کیے گئے. خصوصی تحائف میں نقدی, کپڑے, چوڑیاں, سوئیاں اور مہندی شامل ہے. ایس ایس پی لیاقت علی ملک کا کہنا تھا کہ خواتین افسران ہماری فورس کا اہم حصہ ہیں. پرمسرت موقع پر ان کی خوشیوں کا احساس ہے. انہوں نے کہا خواتین اہلکار پولیس میں مردوں کے شانہ بشانہ فرائض سر انجام دیتی ہیں. محکمہ پولیس میں فرائض سر انجام دینے والی تمام خواتین پولیس افسران ایک فیملی کی مانند ہیں.
زائرین کی داتا دربار تک رسائی آسان، مجموعی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے داتا دربار کی فرنٹ سائٹ اور بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ کی جائے گی، جس کے لیے ٹیپا نے مکمل پلان تیار کرتے ہوئے ایوان اوقاف میں سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کو بریفنگ دی۔ سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ زائرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور داتا دربار کے ارد گرد کے مجموعی ماحول کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے سے داتا دربار کی انٹری پوائنٹس مزید کشادہ اور آمد و رفت کے ذرائع میں سہولت پیدا ہوگی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن سمیت دیگر امور زیر کارروائی لائے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سویڈن کے سفارت خانے نے پاکستان میں ویزا سروسز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سویڈن سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مائیگریشن سیکشن کوئی درخواست نہیں لے رہا، ویزا سروسز عارضی طور پر بند کی جا رہی ہیں۔ کہا گیا کہ سویڈن کا سفارت خانہ اسلام آباد کی صورتحال کے باعث بند کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ میانمار میں فوجی حکومت نے مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کرنے والے سیاسی رہنما اور مزاحمت کاروں کے گھر پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میانمار کی فوج کے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے ینگون کے مضافاتی علاقے پر بمباری کی۔ یہ قبضہ ملک میں 2 سال قبل کی گئی فوجی بغاوت کے خلاف مزاحمت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا کہ یہ فضائی حملے اس وقت ہوئے جب مقامی رہائشی ایک انتظامی دفتر کے افتتاح کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں قائم ہونے والے فوجی حکومت کے خیال میں یہ اجتماع حکومت مخالف عسکری تنظیم کا تھا، جسے کچلنے کے لیے فضائی کارروائی کی گئی۔ فوجی حکومت کی جانب سے اجتماع پر فضائی حملے اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ مارشل لاء حکومت میں ذرائع ابلاغ پر پابندی اور سینسرشپ کے باعث مستند معلومات کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم زخمیوں میں سے ایک نے بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فوج کے فضائی حملوں میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 15 خواتین اور 10 کے قریب بچے شامل ہیں۔ اسی طرح امدادی کاموں میں مصروف ایک رضاکار نے نمائندے کو بتایا کہ اس نے کم سے کم 40 لاشوں کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مکہ مکرمہ میں عمرہ کے دوران موسلادھار بارش ہوئی، جس کے روح پرور مناظر سوشل میڈیا پر مقبول ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق یہ بارش پیر کی صبح فجر کے وقت ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسی دوران زائرین کی خوشی دید نہ تھی۔ خانہ کعبہ پر ابر رحمت برسنے پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔